नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हेमंत सोरेन कल चौथी बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। हेमंत सोरेन अकेले ले सकते हैं शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर सियासी गलियारे से बता रहे हैं। कुछ दिनों के बाद फिर राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी भी तेज कर ली गई है। तो इस वक्त की आपको कल माननीय मुख्यमंत्री का सिर्फ होगा, बाकी तो अंतिम समय में कुछ भी निर्णय बदल सकता है, वो हेमंत जी को निर्णय करना है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार सिर्फ मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होगा और देश के नामी गिरामी राष्ट्रीय स्तर के नेतागण पहुंचेंगे, मंच की शोभा बढ़ाएंगे। सभी को औपचारिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने खुद जाकर निमंत्रण दिया है। हम उम्मीद करेंगे। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अविनाश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या कुछ तैयारी है कल को लेकर के और कौन कौन से बड़े नेता शामिल होंगे शपथ ग्रहण समारोह में? देखिए, कल शपथ ग्रहण होना है और अब तक जो जानकारी आ रही है और जैसा कि जेएमएम के प्रवक्ता भी मनोज पांडे बता रहे हैं और इस ओर इशारा किया जा रहा है कि कल जो शपथ ग्रहण होगा उसमें सीएम पद के लिए सिर्फ हेमंत सोरेन ही शपथ ले सकते हैं। हालांकि जो दिल्ली में बैठक चल रही है कांग्रेस के विधायकों के साथ, उसमें भी ये बातें आ रही हैं कि पहले जैसा होता रहा है, जो परिपाटी रही है कि कहीं भी गठबंधन की जो सरकार बनती है तो जो सहयोगी दल से जो विनिंग होते हैं उनके कोटे से भी मंत्री पद की शपथ होती है। तो ये थोड़ा संशय है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो बड़े नेताओं की अगर हम बात कर लें तो चाहे वो कांग्रेस के अध्यक्ष की बात कर लें, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों, इसके अलावा ममता बनर्जी की बात कर लें, इसके अलावा अखिलेश यादव की बात कर लें, तेजस्वी यादव की बात कर लें, दीपंकर भट्टाचार्य की बात कर लें, अरविंद केजरीवाल की बात कर लें, तो इन नेताओं के आने की संभावना है। और कल भी सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस ओर इशारा किया था कि तकरीबन 20 बड़े नेता देश के, वो वीवीआईपी नेता जो हैं वो रांची में होंगे और इस शपथ ग्रहण का जो ऐतिहासिक पल होगा उसके वो गवाह बनेंगे। अविनाश, तैयारी को लेकर क्या कुछ जानकारी दी गई है? कितने बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा? देखिए, शाम 4 बजे की शपथ ग्रहण का समय वो निर्धारित है और इसको लेकर सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होगी। और मोरहाबादी मैदान में अगर हम जेएमएम नेताओं के अगर तर्क की बात करें तो बड़ी संख्या में इस शपथ ग्रहण समारोह में गठबंधन दल के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो शामिल होंगे और 2000 के करीब पुलिसकर्मियों को सुरक्षा के लिहाज से भी लगाया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। रांची में शपथ ग्रहण समारोह से पहले दिल्ली में हेमंत सोरेन ने कल एक के बाद एक कई दिग्गजों से मुलाकात की। उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। हेमंत सोरेन ने सभी से मुलाकात कर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया। आपको बता दें कि रांची के मोरहाबादी मैदान में 28 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह है, जिसको लेकर हेमंत सोरेन दिल्ली गए और दिल्ली में कार्यवाहक सीएम हेमंत सोरेन की मुलाकात नेताओं से हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कार्यवाहक सीएम हेमंत सोरेन ने की है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ भी उन्होंने मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जैसे दिग्गज नेता से हेमंत सोरेन ने मुलाकात की है। और ये 4 तस्वीरें भी इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहां हेमंत सोरेन मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं बड़े नेताओं से। इनमें कई नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए रांची आ सकते हैं। तो ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और बड़ी खबर इसी बीच रांची से आ रही है, जहां झारखंड में संभावित मंत्रियों के नाम अब सामने आ गए हैं। जेएमएम और कांग्रेस में मंत्री पद की रेस तेज हो गई है। जेएमएम से सीएम और 6 मंत्री बनने की चर्चा है। जेएमएम अनुसूचित जनजाति समाज से 3 नाम पर लग सकती है मोहर, जिसमें दीपक बेरुआ, रामदास सोरेन का नाम सबसे आगे चल रहा है। संथाल परगना की बात कर ले तो संथाल परगना से लुइस मरांडी और दक्षिणी छोटा नागपुर की बात कर ले तो दक्षिणी छोटा नागपुर से प्रमंडल से भूषण तिर्की का नाम शामिल है। मंगल कालिंदी, उमाकांत रजक भी इसके दावेदार होंगे। इसमें मथुरा महतो और योगेंद्र प्रसाद का नाम भी इसमें शामिल है। सविता महतो, सुदिव्य कुमार सोनू का नाम भी अभी आगे चल रहा है।
मंत्रियों की रेस की बात कर रहे हैं हम। और अल्पसंख्यक समाज की अगर हम बात करें तो अल्पसंख्यक समाज से हफीजुल हसन का नाम लगभग तय माना जा रहा है। सामान्य कोटे से जेएमएम के अनंत प्रताप देव का नाम अभी चर्चा में है। कांग्रेस से रामेश्वर उरांव, शिल्पी नेहा तिर्की, राजेश कश्यप और नमन विकसल कोंगाड़ी का नाम शामिल है। अनुसूचित जाति की बात कर लेते हैं तो अनुसूचित जाति से सुरेश बैठा और राधा कृष्ण किशोर का नाम रेस में अभी शामिल है। ओबीसी समाज की बात कर लेते हैं तो ओबीसी समाज से प्रदीप यादव और ममता देवी की चर्चा तेज है। अल्पसंख्यक समाज से निशत आलम और इरफान अंसारी का नाम शामिल है। सामान्य कोटे से दीपिका पांडे सिंह और जयमंगल सिंह का नाम शामिल है। और आरजेडी की बात कर लेते हैं क्योंकि आरजेडी ने भी अपनी काफी सीटें 4 सीटें जीत करके इस बार वो बहुमत में शामिल है, तो इसलिए आरजेडी से एक मंत्री होंगे। और एक मंत्री के नाम में जिस नाम की चर्चा है इस रेस में, उसमें सुरेश पासवान, संजय प्रसाद यादव और संजय सिंह यादव के नाम अभी सबसे ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। तो आपको मंत्रियों के नाम बता रहे थे जिन मंत्रियों के नाम पर चर्चा अभी तेज है। और आपको बता दें कि फिर से वही समीकरण रिपीट हो सकता है, इसकी भी जानकारी आ रही है। हालांकि किसी नए नाम की चर्चा भी हो सकती है। अभी बहुत सारे ऐसे जो चेहरे हैं जो पहली बार विधानसभा में पहुंचे हैं, उनके नाम पर भी हालांकि चर्चा हो सकती है। लेकिन अभी जो संभावित नाम है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है, जिसको लेकर के झारखंड में भी बयानबाजी अब तेज हो गई है। जेएमएम कांग्रेस का ये कहना है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, जबकि बीजेपी ने इस पर हमला बोला है। तो देखिए, अब बैलेट पेपर को लेकर के एक बार फिर से मांग विपक्ष की तरफ से तेज हो गई है। हालांकि आपको बता दें कि जेएमएम और कांग्रेस की ये मांग है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम को लेकर के हमेशा से ही विपक्ष, चाहे अगर हम कांग्रेस की बात कर लें, जेएमएम की बात कर लें, वो हमलावर रही है बीजेपी पर। उठेंगे जब तानाशाही सरकार रहेगी और उन पर आरोप लग रहे हैं, जहां उनकी सरकार होती है, जहां प्रशासनिक महकमा उनका होता है, वहां विशेष करके वो धांधली करते हैं। कई एक ऐसे आरोप लगते हैं। पहले तो ऐसे आरोप नहीं लगा करते थे, इन पर ही आरोप क्यों लगते हैं? तो ये जहां ये कुछ गड़बड़ियां कर पाते हैं या कर सकते हैं, वहां ये करते हैं। सभी लोग ये बात मानते हैं। तो इस पर अगर संजीदा रुख अपनाना है केंद्र की सरकार को, तो एक सर्वदलीय कमेटी गठित कर दें। देखिए, स्वाभाविक तौर पे जब देश यह मांग कर रहा है, आधी 2/3 आबादी इस बात को मांग कर रही है कि बैलेट से चुनाव हो, तो आखिर सरकार को हर्ज क्या है बैलेट से चुनाव करवाने में? सरकार क्यों पीछे भाग रही है बैलेट से चुनाव करवाने में? अगर सरकार के मन में थोड़ी सी भी ईमानदारी है, अगर सरकार को यह लगता है कि ईवीएम हैक नहीं होता, तो सरकार एक बार बैलेट से तो चुनाव करा के देख ले। सरकार बैलेट से चुनाव कराए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो और अपने गुंडों के बल से ये लूट रहे उसको। भैया, ये कैसे होगा? आज का आधुनिक युग है, अब इतना कागज कैसे बर्बाद होगा? अब तो डिजिटल चल रहा है ना। अब डिजिटल जब चल रहा है तो धीरे धीरे अब कागज बंद हो रहे हैं, इसलिए इनके कहने से कुछ होना नहीं है। ये अब बैलेट वाला युग लौटने वाला नहीं, ईवीएम का युग आ गया है। चुनाव तो होंगे ईवीएम पर। तो चुनाव के बाद एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। और इस मुद्दे को लेकर के रांची की जनता से बात की न्यूज 18 के संवाददाता निरंजन सिंह ने। देखिए क्या है जनता का राय। से या बैलेट पेपर से, ये सवाल फिर एक बार लोकतंत्र में उठ रहा है और उठाने वाला मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है। इसी सवाल को लेकर हम जनता से बात करेंगे। ईवीएम से सवाल उठ रहा है कि ईवीएम से वोट होनी चाहिए या नहीं, या बैलेट पेपर से, क्या कहेंगे आप? वोट तो ईवीएम से ही होना चाहिए। लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, मशीन के द्वारा ही वोट होना ज़्यादा अच्छा होता है। किससे वोट होनी चाहिए? ईवीएम मशीन से होना चाहिए।
तो विपक्षी दल है कह रहा है कि नहीं बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम में गड़बड़ी होता है। बैलेट पेपर में गड़बड़ी होता है कि कोई एक स्याही वगैरह डाल देता है, बाकी ईवीएम से ईवीएम से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि अभी ऑनलाइन का ज़माना है। इस बहुत कम समय में गिनती हो जाती है और चुनाव भी बहुत कम समय में हो जाती है, और इसका रिजल्ट भी निकलने में हमको लगता है कि ईवीएम से अच्छा है सभी लोगों के लिए। जहाँ पे कांग्रेस हार जाती है तो वहाँ पे उन लोग ईवीएम पे क्वेश्चन करती है, जहाँ पे जीत जाती है वहाँ पे नहीं करते। ईवीएम से चुनाव होना चाहिए, वो सही है और बढ़िया है। और बैलेट पेपर से चुनाव बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, ताकि उसमें फॉल्स है और डुप्लीकेट है। विपक्षी दल कह रहा है कि नहीं ईवीएम से गड़बड़ी होती है। नहीं, वो लोग तो हार जाते हैं इसलिए उसे करते हैं, और जहाँ जीतते हैं हाँ। तो हाँ ये बात वो नहीं है। देखिए, कई लोगों से मैंने बात की, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईवीएम से समय वक्त कम लगता है और ईवीएम पर सवाल उठाना बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि ईवीएम में किसी भी तरह की किसी तरह का कोई गुंजाइश नहीं है इधर उधर करने की। बैलेट पेपर से हो सकता है, ये कहना था रांची की जनता का। रांची से निरंजन। और इसी बीच रामगढ़ से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां सीएम हेमंत सोरेन आज रामगढ़ आएंगे, अपने पैतृक गांव नेमरा आएंगे सीएम हेमंत सोरेन। तो शिबू सोरेन और कल्पना सोरेन भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। शिबू सोरेन के पिता शहीद सोना सोबरन के शहादत समारोह में वो शामिल होंगे। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां हेमंत सोरेन अपने पैतृक गाँव आज जाने वाले हैं। सोना सोबरन का आज शहादत दिवस है और इस मौके पर कल्पना सोरेन और शिबू सोरेन भी उनके साथ रहेंगे। गुमला से इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। हिरना खाड़ जंगल के रास्ते आईईडी बम मिला। रांची से मौके पर पहुंची है बीडीएस की टीम और हिरना खाड़ गांव जाने वाले रास्ते पर यह बम मिला है। एक्सक्लूसिव तस्वीर भी इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बीडीएस की टीम इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। आईईडी को डिफ्यूज किया जाएगा और नक्सलियों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया था आईईडी। तो बड़ी खबर आपको गुमला से बता रहे हैं, नक्सलियों की नापाक कोशिश अब नाकाम हो गई है। बता दें आपको कि हिरना खाड़ जंगल के रास्ते में आईईडी मिला है और रांची से मौके पर पहुंची है बीडीएस की टीम। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गुमला से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां अपराधियों को 2 स्कूल वैन में आग लगाई। अपराधियों ने सड़क पर खड़ी गाड़ियों में आग लगाया है। आपको बता दें कि दोनों स्कूल वैन जलकर खाक हो गई। आगजनी के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। मामला दर्ज कर पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। करमटोली सरहुल नगर का ये पूरा मामला सामने आया है। तो गुमला से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां स्कूल वैन में आग लगी। मकान मालिक हम लोग को हल्ला किए, फोन किए, उसके बाद में बोले कि आपका गाड़ी में आग लग गया। तो हम लोग जब तक उतरते उतना तक में हमारा गाड़ी पूरे के पूरे जल चुका था। बच्चों को सेवा देते थे और ले जाते थे स्कूल और समय से वापस लाते थे, और वह स्कूल से वापस आने के बाद में गाड़ी को लगा दिया गया। और रात में ऐसे घटना हो गया कि 1:30 और 1:45 के बीच में जब आवाज़ आने लगी, टंकी फटने लगा, टायर आवाज़ आने लगा, तो निकल के देखा गया कि आग जल रहा है, धधक रहा है। और इसी बीच राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां झारखंड के नए डीजीपी की तैयारी है। आईपीएस अधिकारियों का भेजा जाएगा पैनल। तो 15 दिसंबर से पहले भेजा जाएगा पैनल। नए डीजीपी की रेस में 5 नाम शामिल हैं। 1993 बैच के एमएस भाटिया, संपत मीणा और 1994 बैच की तदाशा मिश्रा। इसके साथ ही 1990 बैच के अनिल पाल्टा और 1992 बैच के प्रशांत सिंह का नाम इसमें शामिल है। और गढ़वा से भी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां केंद्र सरकार की बड़ी पहल हुई है। गढ़वा में भी लगेगा स्मार्ट मीटर। गढ़वा में सर्वे का काम शुरू हुआ। पहले शहरी क्षेत्र में लगेगा स्मार्ट मीटर। 2 एजेंसी इसके लिए काम कर रही है और सर्वे का काम भी अब शुरू कर दिया गया है। गढ़वा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, केंद्र सरकार की ये बड़ी पहल, जहां स्मार्ट मीटर अब लोगों के लिए लगाया जाएगा। गढ़वा में स्मार्ट मीटर लगेगा और आपको बता दें कि गढ़वा में सर्वे का काम अब शुरू हो गया है। पहले शहरी क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा, फिर ग्रामीण क्षेत्र में लगेगा।
तरफ से एक नई स्कीम शुरू किया गया है, पूरे इंडिया में चल रहा है स्मार्ट मीटरिंग का। हमारे पड़ोसी राज्य यूपी और बिहार में तो 6 महीना पहले से काम चल रहा है उस पर, और हमारे यहाँ भी झारखंड के सभी जिला जिसमें गढ़वा शामिल है, लातेहार और पलामू, ये तीनों एक ही एजेंसी टेक्नो इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को दिया गया है स्मार्ट मीटर लगाने के लिए, जिसका सर्वे हमारे गढ़वा में चल रहा है। हम गढ़वा वासियों और अपने उपभोक्ताओं से नम्र निवेदन करेंगे कि भाई मीटर लगाने में या सर्वे के क्रम में कोई अगर आवश्यक जानकारी मांगे तो अवश्य उपलब्ध कराएं और सहयोग करें। तो स्मार्ट मीटर को लेकर खबर बता रहे थे, जहां बिहार और यूपी के बाद अब झारखंड में भी स्मार्ट मीटर लोगों के लिए लगाया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर इस वक्त चतरा से आ रही है, जहां कुंदा प्रखंड के नवादा गांव में मलेरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। 15 दिनों से पूरा गांव मलेरिया की चपेट में आ गया। मलेरिया ने 4 साल की एक बच्ची की जान भी ले ली है। 12 से ज्यादा लोग इससे बीमार हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम अब जांच कर रही है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर चतरा से बता रहे हैं, जहां मलेरिया का प्रकोप एक बार फिर से झारखंड में बढ़ने लगा है। 15 दिनों में पूरा गांव मलेरिया की चपेट में आ गया है और इस वजह से एक 4 साल की बच्ची की जान भी चली गई। हालांकि 12 लोग मलेरिया से फिलहाल बीमार हैं। स्वास्थ्य विभाग इस वक्त एक्टिव नजर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच कर रही है। तो सर यहाँ पे गरीबी एरिया है सर, तो उतना पैसा भी नहीं है कि लोग इलाज करवा सके प्राइवेट डॉक्टर पास। झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं कुछ लोग, तो उससे इसमें काबू नहीं पाया गया। इसे लेकर के इस पंचायत में एक बच्ची की मौत भी हो गई। बोले कि हमारा टीम जा रहा है, और उनका शायद पहले से भी न्यूज था कि नवादा में कुछ मलेरिया फैला हुआ है। तो 4 बजे टीम आया तो उनके साथ हम बैठे, और फिलहाल अभी तो कंट्रोल है मलेरिया। और डेंगू का लोग बता रहा था शिकायत, लेकिन इस टाइप की नहीं है। तो मलेरिया है, मलेरिया का कंट्रोल किया जा रहा है। और लगे हुए हैं, डेंगू का भी टेस्ट सैंपल यहाँ से लिया जा रहा है, मलेरिया जांच भी कराया जा रहा है, और सारे लोगों को दवा दिया जा रहा है। हम लोग यहाँ वेक्टर सर्विलेंस भी कर रहे हैं कि आखिर मॉस्किटो ब्रीडिंग का प्लेस कहाँ है, जिसकी वजह से यहाँ पे इतने सारे मलेरिया के पेशेंट एक ही बार में मिल रहे हैं, जबकि अभी रेनी सीजन भी नहीं है। तो यहाँ पर जो इन लोगों का जो ड्रिंकिंग पीने का जो पानी है, जो टावर में टंकी बैठाया गया है, उसमें किसी में भी ढक्कन नहीं है। तो वो एक मॉस्किटो के लिए वो बहुत ही अच्छी जगह है, जहां वो ब्रीडिंग कर सकते हैं और वहां से वो फैल सकते हैं। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर औरा के पास आज भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल हो गया है। ग्रामीणों की मदद से आनन फानन में घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि ट्रक ने तेज रफ्तार ट्रेलर को पीछे से टक्कर मारी, और जिसकी तस्वीर भी इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है और यह हादसा बेहद ही दर्दनाक है। इसके बाद वहां पर लोगों की चहलकदमी भी अब देखी जा रही है। आए हुए लोगों को और यहाँ के स्थानीय लोगों को जिस तरह से हम लोग को जगह चाहिए वैसे स्पेस हम लोग को नहीं मिल रहा है। हाँ। 3 लाइनें इधर से, 3 लाइनें इधर से, 1 लाइन में उधर गाड़ियाँ खड़ी रहती है, पब्लिक स्पेस खड़ी है, इधर से 2 लाइनें, 1 लाइन में हम लोग को आना जाना सब कुछ करना पड़ता है। यहाँ सबसे पहली बात है कि प्रशासन के यहाँ बहुत बड़ी लापरवाही है। यहाँ आए 4 महीने के पहले यहाँ पे 3 जाने जा चुकी है, यही मोड़ पे, यही जगह पे। और अब खबर गिरिडीह के सरिया प्रखंड के सुदरवती ग्रामीण इलाके से है, जहां पिछले कई दिनों से हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों ने घर को तोड़ने के बाद अंदर लगे फसल को भी पैरों से रौंद कर बर्बाद कर दिया है। हाथियों के आतंक से लोगों में डर का माहौल है और इसको लेकर ग्रामीणों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। आज कई वर्षों से हाथियों की झुंड आती है और नुकसान करके चली जाती है, और आज बीते रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच में 4 हाथियों की झुंड आई, जिसमें कई दीवार, कई फसलों और कई खिड़कियां को भी नष्ट किया। इससे वन विभाग से हम लोग मांग करते हैं कि जिनका भी नुकसान हुआ है उनका उचित मुआवजा के साथ और हाथियों को रोका कैसा जाए उस पर भी पहल करें। सरायकेला के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र से रेलवे लाइन के पास शर्मा बस्ती में रेलवे ने एक बार फिर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसमें 70 कच्चे और पक्के मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। रेलवे प्रशासन ने पूर्व में नोटिस देकर लोगों को खाली करने का आदेश दिया था, लेकिन फिर भी खाली नहीं किया गया। अतिक्रमण हटाने के बाद रेलवे ट्रैक
साइडिंग का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने यह बताया कि रेल प्रशासन ने पूर्व में ही अवैध तरीके से रेल किनारे बसे लोगों को नोटिस देकर खाली करने का आदेश दिया था, जिसके बाद ये कार्रवाई शुरू की गई। तो बहुत जल्दी हम लोग RVNL को KC को दे देंगे ताकि वो लाइन बिछा पाए। कब तक ये रेलवे का पूरा काम होने का था, अब तक नहीं हुआ? नहीं, काम तो चल रही है, ऐसा नहीं है। आने वाला समय में दिखेगा आपको काम, मतलब कुछ तो रहता है, थोड़ा टाइम तो लगती है। कितने घर जब उसमें आ रहा है? कम से कम 70। और अब खबर बोकारो के डाबर बहल गांव के पास की है। मुख्य सड़क पर ट्रेलर की जोरदार टक्कर से बाइक सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें सदर अस्पताल बोकारो में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक भूखल महतो हरिडी और धनंजय महतो जमगोड़िया के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दोनों इलाज के बाद अपने घर लौट रहे थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।